आज फास्टैग सिस्टम को खत्म करने पर विचार हो रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसे सिस्टम पर अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है जो ये कहता है कि इनका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ ही किया जाता है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी कुछ भी करती है। इन आरोपों के तह तक जाएं उसके लिए आपको बिहार की सियासत से हम जोड़ेंगे, क्योंकि आज बिहार में एक तरफ जेडीयू और आरजेडी विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्ति से युक्त सीबीआई और ईडी देश के 42 जगहों पर छापेमारी कर रही थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन केवल बिहार में ही आरजेडी के 5 बड़े नेताओं के 25 ठिकानों पर सीबीआई की टीमें पहुंची थी। बिहार में नई सरकार बनने के लिए आज सबसे बड़ा दिन था, लेकिन सीबीआई ने इसका मजा किरकिरा कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सीबीआई ने आरजेडी के नेताओं के घर पर छापा मार दिया। सुबह 8 बजे से ही सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में दिखी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पे पहले पहुंचती है। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य हैं डॉक्टर फयाज अहमद और अशफाक करीम, उनके पास भी पहुंचती है और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के साथ साथ पूर्व विधायक अबू दुजाना के ठिकानों पर भी सीबीआई पहुंच जाती है। ये सभी आरजेडी के बड़े नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी बताए जाते हैं। सीबीआई को शक है कि इन सभी नेताओं का कनेक्शन लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा है और इस स्कैम में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है और इसी मामले में ये सारे नेता सीबीआई जांच लिस्ट में शामिल थे। सीबीआई की टीम जांच के लिए आज कहां पहुंची भी ये भी हम आपको बताएंगे, ये आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे ही सुनील सिंह के घर और पटना में उनके बिस्कोमान टावर पर भी पहुंची थी। मधुबनी में सीबीआई ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर फयाज अहमद के घर पर रेड की और राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के 2 शहरों में मौजूद ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। वो उनके पटना वाले घर और कटिहार में मौजूद ठिकानों पर पहुंचती है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज भी वहां पर जो उनका है वहां जाती है। ये छापेमारी केवल बिहार तक ही सीमित नहीं थी। सीबीआई की एक टीम हरियाणा के गुरुग्राम में एक मॉल पर भी रेड करने के लिए पहुंची थी और ये मॉल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। ये एक निर्माणाधीन मॉल है जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। ये निर्माणाधीन है, यानी इसका काम अभी चल रहा है और इसे अबू दुजाना की कंपनी बना रही है। अबू दुजाना के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। अबू दुजाना को आरजेडी का फाइनेंसर भी कहा जाता है। आरजेडी ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर बदला लेने का भी आरोप लगा दिया है। दरअसल हाल ही में जेडीयू ने पाला बदलकर आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना ली है और आज इसी सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट देना था और फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीबीआई ने रेड की और रेड की यही टाइमिंग राजनीति से प्रेरित नजर आती है। हालांकि सीबीआई ने 3 महीने पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और आपको भी याद होगा कि मई में उसके बाद राबड़ी के आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंच गई थी और इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने उस वक्त गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के बाद आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी 3 महीने पुराना ये पूरा मामला था जिस पर एक्शन आज हुआ। हालांकि अब इस टाइमिंग को लेकर ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। एजेंडा पेश किया जा रहा है, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। समाज में समानता, बराबरी, शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाने की कीमत मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, हम खुद, मेरे पिता भुगत रहे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके
अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने? मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। नहीं तो क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या है। कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन है मामला? और कहीं है इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग थ्रेट करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, दो जगह रेड करेंगे, डर चलने लगा, विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है? सब राजनीतिक है। आज का दिन क्यों चुना गया? आज का दिन क्यों चुना? मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है? पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के जिस मामले में छापेमारी हुई है वो है क्या। सीधे सपाट शब्दों में ये स्कैम नौकरी के बदले कम कीमत पर जमीन देने से जुड़ा है और आरोप है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार रेलवे में नौकरी के बदले अयोग्य उम्मीदवारों से रिश्वत के तौर पर कम कीमत पर जमीन ले रहा था। सीबीआई ने इसी साल मई में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटियों मीसा भारती और सीमा यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और इस मामले में सीबीआई ने कुल 17 लोगों को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की थी। ये पूरा स्कैम वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच हुआ था और यूपीए सरकार के दौरान में इस दौरान लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री थे। लालू यादव के कार्यकाल में रेलवे में नौकरियों की बंदरबाट शुरू हुई थी, लेकिन शर्त सिर्फ ये थी कि रिश्वत के तौर पर कैश नहीं, कम कीमत पर जमीन देनी थी। इस खेल में यूं तो कई लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन सीबीआई ने 12 लोगों का जिक्र किया है जिनसे रिश्वत के तौर पर 7 प्लॉट लिए गए थे। अब हम आपको इस घोटाले से जुड़े 4 महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताते हैं। इस घोटाले में अयोग्य उम्मीदवारों को बिना विज्ञापन निकाले नौकरियां दी गई थी। फॉर्म भरने के 3 दिन के अंदर नौकरी मिल गई थी और रिश्वत के तौर पर कम कीमत पर जमीन दी गई थी। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन रिश्वत के तौर पर मिली थी। यानी हिंदी में एक मुहावरा है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इस घोटाले में यही दिखा है। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री होने का भरपूर फायदा उठाया गया। यादव परिवार और उनके करीबियों ने रेलवे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, जिसमें जिसको चाहा भर्ती कर लिया। शर्त बस इतनी थी कि पैसा नहीं, जमीन देनी होगी। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में भारतीय रेलवे पहले नंबर पर है। इसके बाद सेना का नंबर आता है। लाखों परीक्षार्थी रेलवे के अलग अलग सेक्शन में नौकरियां पाने के लिए साल भर मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन लालू यादव के कार्यकाल में ग्रुप डी की नौकरी के लिए रिश्वत लेकर नौकरी भी दी जा रही थी, जिससे भी अयोग्य उम्मीदवार के पास जमीन थी। यानी अगर आपके पास जमीन है तो आइए नौकरी ले जाइए, कुछ ऐसा चल रहा था। उसे बिना परीक्षा दिए 3 दिन के अंदर नौकरी मिल जाती थी। सीबीआई के मुताबिक इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन रिश्वत के तौर पर ली थी, जिसे मात्र 26 लाख में खरीदा गया था। और आपको जानकर हैरानी इस बात की भी होगी कि इस कुल जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 4.5 करोड़ थी और खरीदा कितने पे गया? महज 26 लाख पर। इनमें भी नौकरी पाने वाले जमीन मालिकों को कैश में भुगतान किया गया था, यानी बाद में आप उसका कोई दस्तावेज, कोई भी साक्ष्य सामने नहीं रख सकते हैं। यह पूरा स्कैम विश्वास पर चल रहा था, यानी भरोसा। इसमें कई मामले ऐसे थे जिसमें नौकरी पहले लगी, जमीन बाद में दी गई। इसी वजह से जांच एजेंसियों को इस घोटाले की भनक तक नहीं लगी थी। उदाहरण के तौर पर अगर वर्ष 2008 में किसी को रेलवे में नौकरी मिली तो उस शख्स ने वर्ष 2014 में रिश्वत के मुताबिक अपनी जमीन सस्ती कीमतों पर लालू यादव के परिवार के किसी सदस्य को बेची थी। अब हम आपको लैंड फॉर जॉब स्कैम के 7 ऐसे मामले बता रहे हैं जिससे आपको ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा। 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देव राय ने
करीब 3,500 स्क्वायर फीट अपनी जमीन लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को महज 3,75,000 रुपए में बेच दी थी। और इसी साल किशुनदेव के परिवार के 3 लोगों को रेलवे में नौकरी मिल गई थी। वर्ष 2008 में ही पटना के संजय राय ने भी करीब 3,500 स्क्वायर फीट जमीन राबड़ी देवी को मात्र 3,75,000 रुपए में बेच दी और इसके बाद संजय और उनके परिवार के 2 लोगों को रेलवे में नौकरी मिल गई थी। नवंबर 2007 में पटना की किरण देवी ने अपनी 80,000 स्क्वायर फीट जमीन, सोचिए 80,000 स्क्वायर फीट जमीन, और उसे कितने में बेचा गया? 3,70,000 में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा को बेच दिया। इसके अगले साल यानी वर्ष 2008 में किरण देवी के बेटे को रेलवे में नौकरी मिल गई थी। फरवरी 2007 में पटना के हजारी राय ने अपने 9,500 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की एक कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेच दी थी और इसके बाद हजारी राय के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी मिल गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2014 में एके इन्फो सिस्टम कंपनी की डायरेक्टर राबड़ी देवी को बना दिया गया। उन्होंने कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए थे, तो एक तरह से यह जमीन भी उनके पास चली गई। इसी तरह वर्ष 2015 में पटना के लाल बाबू राय ने अपने 1,350 स्क्वायर फीट जमीन मात्र 13 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी। लाल बाबू राय के बेटे को 2006 में ही रेलवे में नौकरी दे दी गई थी, यानी नौकरी पहले दी गई और जमीन उसके 9 साल बाद बेची गई। वर्ष 2008 में ब्रिजनंदन राय नाम के एक शख्स ने करीब 3,500 स्क्वायर फीट जमीन हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेच दी। हृदयानंद चौधरी को वर्ष 2005 में रेलवे में नौकरी मिल गई थी और रिश्वत के एवज में हृदयानंद ने यही जमीन गिफ्ट डीड के जरिए लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को दे दी थी और नौकरी के 3 साल बाद यह जमीन लालू यादव के परिवार के पास आ गई थी। बिशुनदेव राय नाम के एक शख्स ने भी मार्च 2008 में करीब 3,500 फीट जमीन ललन चौधरी नाम के शख्स को दी और ललन चौधरी के पोते को वर्ष 2008 में रेलवे में नौकरी मिल जाती है। रिश्वत के तौर पर ललन ने 6 साल बाद वर्ष 2014 में यह जमीन हेमा यादव को दे दी। मतलब सौदा पक्का हुआ, नौकरी लगी और उसके कई सालों बाद जमीन कम कीमत पर लालू प्रसाद यादव के परिवार को बेच दी गई। पूरे खेल में करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा की जमीन महज 26 लाख में खरीद ली गई थी। फ्लोर में जिस वक्त बिहार सरकार का शक्ति परीक्षण चल रहा था, उसी दौरान सीबीआई और ईडी सदन से बाहर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं उससे जोड़कर देखा जाए तो सीबीआई रेड की टाइमिंग आरजेडी को साजिश लग रही है। हालांकि यह मामला जेडीयू और आरजेडी गठबंधन से 2 महीने पहले ही दर्ज किया जा चुका था। वैसे बिहार में ये एक ट्रेंड सा बन चुका है कि जब जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में आते हैं तो खासतौर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो जाती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में हाइपर एक्टिव हो गई सीबीआई तब दिखी जब वर्ष 2015 में नीतीश ने महागठबंधन वाली सरकार बनाई थी। उस वक्त सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले, यानी वो जो आईआरसीटीसी होटल घोटाला हुआ था, उस मामले में कार्रवाई की थी और वर्ष 2017 में बिहार की महागठबंधन सरकार के लिए यह कार्रवाई बड़ी मुसीबत बन गई थी। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नाम थे और तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी सीएम थे और यही घोटाला दरअसल दरार की वजह भी बना था। और यूपीए के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब आईआरसीटीसी के कुछ होटल्स चलाने का टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर रांची और पुरी के होटल के लिए थे। आईआरसीटीसी के होटल चलाने का कॉन्ट्रैक्ट सुजाता होटल्स ग्रुप को मिला था और सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के एक करीबी को 3 एकड़ जमीन रिश्वत के तौर पर मिली थी। यह रिश्वत होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में दी गई थी। सीबीआई इस मामले में वर्ष 2017 में एफआईआर भी दर्ज कर चुकी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी के अलावा लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता का भी नाम था।
सीबीआई की इस एफआईआर का राजनीतिक असर भी दिखाई दिया था और एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम था, जो बिहार के डिप्टी सीएम थे। उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया था और इसी वजह से उस वक्त ये गठबंधन टूट गया था। इसके एक दिन बाद ईडी ने भी इसी मामले में सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था। तब से लेकर अब तक ये पूरा मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इसी मामले में सीबीआई फिर से एक्टिव हो गई है और जिस दिन तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, उसी दिन सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की अपील की थी और इसके जरिए तेजस्वी यादव पर सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। वैसे आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह के संयोग होते हैं कि जब विपक्षी पार्टियां मजबूत दिखती है, वैसे ही केंद्रीय एजेंसियां काम पर लग जाती है। बिहार इसका सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन देश की राजनीति में ऐसा पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे अप्रैल 2021 में तमिलनाडु चुनाव सिर्फ 4 दिन पहले, यानी तमिलनाडु का चुनाव होना था और उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही इनकम टैक्स विभाग ने डीएमके चीफ स्टालिन की बेटी और दामाद के घर पर छापा मारा था। उस वक्त एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को स्टालिन ने कड़ी चुनौती दी थी और इसी वजह से कहा गया कि यह छापा पड़ा। इसी तरह अप्रैल 2021 में ही ईडी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष और लोकसभा सदस्य शताब्दी रॉय के घर पर छापेमारी की थी। वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग ने टैक्स चोरी का मामला दर्ज किया था और जुलाई 2019 में सचिन पायलट ने जब कांग्रेस से बगावत की थी, उस दौरान अशोक गहलोत के करीबियों पर भी ईडी और आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। देखा जाए तो भले ही विपक्ष आज के सत्ताधारी दल पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती हो, लेकिन एनडीए कार्यकाल में ही नहीं, यूपीए कार्यकाल में भी ऐसा ही होता था। अक्टूबर 2013 में अरुण जेटली ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को एक खुला खत लिखा था। 15 पेज के इस पत्र के सार ये थे कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर बीजेपी नेताओं को फंसा रही है। मार्च 2013 में डीएमके यूपीए गठबंधन से अलग हो गया था और इसके ठीक 2 दिन बाद स्टालिन के घर पर सीबीआई के छापे पड़े थे। आपको याद होगा, वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई को पिंजरे का तोता भी कह दिया था और उस वक्त सीबीआई पर आरोप था कि उसने कानून मंत्री के कहने पर कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बदलाव किए थे। एक तरह से भारतीय राजनीति की परंपरा रही है कि जो दल सत्ता में होता है उस पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं और जो दल विपक्ष में रहा है उस पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई वाली खास कृपा रही है। आज ईडी ने भी झारखंड में 17 जगहों पर छापेमारी की। इनमें सीएम हेमंत सोरेन के करीब जो करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और आमतौर पर आपने देखा होगा कि ईडी जब कहीं छापेमारी करती है तो उसको अवैध कमाई का खजाना मिलता है, तिजोरियों में नोटों की गड्डियां मिलती है। लेकिन रांची में जब ईडी की टीम प्रेम प्रकाश के घर पहुंची तो उनकी तिजोरी में AK-47 मिली। ईडी के अधिकारी हैरान हो गए क्योंकि उनको जो इनपुट मिला था उसके मुताबिक तिजोरी में करोड़ों रुपए होने चाहिए थे, लेकिन उनको 2 AK-47 और कारतूस मिले। झारखंड के खनन घोटाले के मामले में प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी की गई थी और उनके 11 ठिकानों पर अब रेड हुई थी, जिनमें उनके पुराने दफ्तर भी शामिल थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने प्रेम प्रकाश को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया था। ईडी ने प्रेम प्रकाश के चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर भी छापेमारी की और जिस खनन घोटाले के मामले में ये पूरी छापेमारी हुई है वो लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इसी साल मार्च में ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी और जुलाई में 19 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस मामले में ईडी ने अलग अलग बैंक अकाउंट के 13 करोड़ रुपए सीज भी किए थे और ये अकाउंट जिन लोगों के थे वो सीएम हेमंत सोरेन के करीबी भी बताए जाते हैं। इनमें से एक अकाउंट जेएमएम के विधायक पंकज मिश्रा का भी था और जिस प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई तरह के काम भी मैनेज करता है।
यानी ईडी की छापेमारी में जो AK-47 मिली है, उसको लेकर प्रेम प्रकाश बड़ी मुसीबत में फंस गए। हालांकि अब नई जानकारी ये आई है कि ये AK-47 दरअसल रांची पुलिस के 2 जवानों की थी और रांची पुलिस ने ही प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी है। दोनों जवानों का कहना है कि 23 अगस्त को ड्यूटी खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी AK-47 प्रेम प्रकाश के घर पर रखवा दी थी और इस लापरवाही के लिए दोनों जवानों को अब सस्पेंड भी कर दिया गया है।